हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज के सेशन में हम जल्दी से इंग्लिश की पेडागोजी को कंप्लीट करेंगे एक ही क्लास में। और आपको पता है कि 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर का पैराग्राफ आता है, ठीक है। सो यहाँ पे पेडागोजी के क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं और प्लस थ्योरी को पढ़ेंगे कम्प्लीटली। अब व्हाट इज़ लैंग्वेज एक्विजिशन, ना भाषा का अर्जन क्या है। सो ये मैंने आपको हिंदी जब पेडागोजी पढ़ाई थी ना, वहाँ पर चीज़ें बताई थी। अभी हम इसको इंग्लिश में समझते हैं। सो दे लर्न दियर नेटिव लैंग्वेज विदाउट यूजिंग ग्रामेटिकल रूल्स, यानी कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है ना, वो एक तरीके की नेटिव लैंग्वेज होती है, बच्चे की रीजनल लैंग्वेज होगी, भाषा होती है, जिसको विदाउट एनी ग्रामेटिकल रूल, यानी किसी तरह के ग्रामर के रूल्स को जाने बिना ही इस लैंग्वेज को एक्वायर किया जा सकता है ना। और इसे ही हम मदर टंग भी कहते हैं। मदर टंग इज़ मोस्टली एक्वायर्ड, यानी कि जो छोटा सा बच्चा होता है, बेबी होगा, वो क्या होगा भाई, उसकी मदर टंग, यानी कि वो जो भी उसके आसपास की लैंग्वेज इस्तेमाल करी जा रही होती है ना, वही उसकी मदर टंग हो जाती है। और उसको वो बिना किसी एफर्ट के, ठीक है, ज़ीरो एफर्ट के साथ वो चीज़ों को सीख लेता है, ठीक है। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। और ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन का प्रोसेस होता है, ये कैसा होता है? इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस एंड फोकस ऑन द प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी कि प्रैक्टिकली बच्चा चीज़ों को सुनता है और समझ करके चीज़ों को सीख लेता है, ठीक है। सब कॉन्शियसनेस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी कि यहाँ पे कोई इतना एफर्ट करके या इतना लर्निंग के पर्पस से नहीं रहता है कोई, बट स्टिल वो चीज़ों को सीख लेता है, ठीक है। सो मूव करते हैं आगे, समझेंगे चीज़ों को। और यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो ना कि एक्विजिशन कैसा होता है, नेचुरल होता है, एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। और चलिए समझते हैं भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, किसी भी भाषा की क्या विशेषताएं हो जाती है ना। इट एक्ट्स एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और यानी कि नॉर्मल साधारण बातचीत की भाषा होती है एक तरीके से, और सिम्बॉलिक एंड डायनामिक होती है, यानी कि प्रॉपर इसके चिन्ह होते हैं और जिसका इस्तेमाल करके यानी कि चेंज भी किया जा सकता है एक तरीके से, ये कह रहे हैं आप। इट इज़ ऑर्बिटरी, यानी कि हर एक चीज़, यानी कि जो भी भाषा होगी, लैंग्वेज होगी, उसको बातचीत में इस्तेमाल करी जा रही है नॉर्मल हर जगह पे। अपनी एक मातृभाषा होती है और इस तरह से वहाँ पे चीज़ें डायनेमिक होती है, चेंजेबल होती है ना। अब जो कि भाषा की बात करते हैं तो नॉम चॉम्स्की का नाम आ जाता है, ठीक है। नॉम चॉम्स्की से रिलेटेड दो फैक्ट जो कि आपको हमेशा दिमाग में रखने हैं। पहला है LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इन्होंने कहा है कि बच्चे में जन्म से ही, ठीक है, बच्चों में जन्म से ही भाषा को एक्वायर करने की एक डिवाइस होती है जिसे LAD कहते हैं, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और जो ग्रामर होती है वो यूनिवर्सल होती है, किसी भी भाषा की जो व्याकरण होगी, ग्रामर होगी, वो यूनिवर्सल होती है। तो ये दो शब्द आपको दिमाग में रखने हैं। और नॉम चॉम्स्की से रिलेटेड ये पूछा जाता है, ठीक है, हर बार। और पूछा भी जाएगा तो ऐसे ही पूछ लिया जाता है, इसमें कुछ ऐसा चेंज नहीं देखने को मिलता बहुत ज़्यादा आपको, ठीक है। 2 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं ना, लाइक 2 to 6 ईयर अर्ली चाइल्डहुड फास्टेस्ट पीरियड ऑफ द लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि बच्चे जब 2 से 6 साल के होते हैं, जो बच्चे 2 से 6 साल के होंगे, एक तरीके से इसे हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, हाँ, जिसे लिखा भी है अर्ली चाइल्डहुड। इस वक्त लैंग्वेज जो लर्निंग है या फिर लैंग्वेज एक्विजिशन कह सकते हो आप, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा फास्ट यहाँ पे होता है। इस पीरियड को एक तरीके से लैंग्वेज सेंसिटिव भी कहा जाता है, यानी कि भाषा को एक्वायर करने का काफ़ी सेंसिटिव पीरियड होता है 2 to 6 ईयर, ठीक है, जिसे अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। सो एक क्वेश्चन है जो कि नॉम चॉम्स्की से पूछा गया है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। As per Noam Chomsky's theory, the role of the language acquisition device LAD helps children to generate grammar rules, imitate the language spoken by the adult, learn second language easily, या फिर communicate activity in school language। तो भाई यहाँ पे अगर हम LAD की बात करते हैं ना, तो LAD किस चीज़ में हेल्प करती है बच्चों को? तो क्या सेकेंड लैंग्वेज लर्न करने में करती है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इमिटेट द लैंग्वेज स्पोकन बाय द अडल्ट, बिल्कुल, ये आपका जो सेकेंड है ना, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऐसा भी नहीं कि कोई ग्रामेटिकल रूल जनरेट करना सिखाती है ना, ये चीज़ें गलत होती हैं। यानी कि जो भी हमारे आसपास हमारे बड़े होते हैं ना, बच्चे के माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, वो जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, स्पोक कर रहे होते हैं, उसी को बच्चा ईजिली इमिटेट करता है, दोहराता है और उसको सीख लेता है, ठीक है, जिसे हम एक्विजिशन कहते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ। अगला प्रश्न क्या है, और इसका आंसर भी मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया है। द एक्वायर्ड सिस्टम और एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज इज दैट सब कॉन्शियसनेस प्रोसेस ऑफ द लर्निंग। सब कॉन्शियसनेस यानी कि बच्चा यहाँ पे प्रॉपर इतना कोई एक्टिवली तरह से चीज़ें को सीख नहीं रहा होता ना, वो तो एक नॉर्मल कह सकते हो ना कंडीशन होती है जहाँ पे बच्चा चीज़ों को सीख जाता है, ठीक है।
अगला क्या कह रहा है कि स्टेट विच इज़ नॉट ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन। कौन सा यहाँ पे ट्रू नहीं है लर्निंग और एक्विजिशन को लेकर के? भाई लर्निंग जहाँ पे एफर्ट करना पड़ता है, एक्विजिशन जो नॉर्मली हो जाता है। ऑप्शन है आपके कि दैट एक्विजिशन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लर्निंग रिजल्ट्स इन सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी एंड एक्विजिशन हेल्प्स इन कॉग्निटिव एबिलिटीज़, यानी कि एक्विजिशन जो होता है वो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में हेल्प करता है। कौन सा सही नहीं था वो हमें बताना है यहाँ पे, ठीक है। एंड द लर्निंग रिजल्ट्स इन सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी। सो अगर हम देखते हैं ना तो लर्निंग बिल्कुल एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है। और ये एक नेचुरल प्रोसेस भी होता है, और ये क्या करता है, एबिलिटीज़ को एक तरीके से कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को डेवलप करने में हेल्प करेगा। अगर गलत है कुछ ना तो हम इसे कह सकते हैं कोई प्रोफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए लर्निंग नहीं कराया जाता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यही सिर्फ पर्पस नहीं होता है, ये कहना गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे रॉन्ग होगा। और अगला प्रश्न क्या कहता है कि व्हेन लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस इट इज़ कॉल्ड। अभी अभी जैसे कि हम सीख के आ रहे हैं ना कि जब हमें कोई चीज़ बहुत सिस्टमेटिकली नहीं सीखनी होती है, नेचुरली हम चीज़ों को सीख जाते हैं ना, उसे ही तो एक्विजिशन कहते हैं भाई, ठीक है। तो भाषा का अर्जन यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन कहा जाता है इसको, जब हम चीज़ों को बिना किसी एफर्ट के नॉर्मली सीख जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई कि व्हाट द एक्वायर्ड सिस्टम और एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज इज दैट। The acquired system or acquisition of a language is the formal skill development, subconsciousness, input output process, self monitoring of learning। तो भाई अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, इसे कहा जाता है सबकॉन्शियस प्रोसेस, ठीक है। एक्विजिशन की बात हुई है तो वो आपका सबकॉन्शियस प्रोसेस हो जाता है। लर्निंग अ लैंग्वेज इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस, इंस्टेंट प्रोसेस। क्या आप तुरंत कोई भाषा सीख जाते हो, क्या सीखने जाते हो? ये भाई एक ग्रेजुअली चलने वाला प्रोसेस है जो धीरे धीरे चलता है और आप सीखते हो ना। स्कूल जाते हो, आपको कुछ अदर लैंग्वेजेस मिलती हैं, आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आप संस्कृत पढ़ रहे होते हो स्कूल में जा कर के, तो ये सारी लैंग्वेजेस हैं जो आप एकाएक तुरंत नहीं सीख जाते हो, ठीक है। आप जाते हो, आपको सब्जेक्ट मिलता है, धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ते हो और सीख जाते हो। सो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। एंड जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन भी छोटा सा दे रखा है, आप देख सकते हो। अगला प्रश्न क्या कहता है ना, द टर्म सेकेंड लैंग्वेज रिफर्स टू। अगर हम सेकेंड लैंग्वेज की बात करते हैं ना तो ये किस तरफ इशारा कर रहा होता है? वंस नेटिव लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, अदर देन द नेटिव और नन ऑफ दी अबव। तो भाई नन तो नहीं है। देखिए नेटिव लैंग्वेज तो प्राइमरी हो जाती है, ठीक है, फिर वो सेकेंडरी में नहीं आती है। नेटिव हो गया या रीजनल लैंग्वेज, इन दोनों को ही बच्चे का प्राइमरी लैंग्वेज बोलते हैं ना। उसके अलावा अगर कोई भाषा सीख रहा है ना, मान लीजिए कोई बच्चा है जिसकी प्राइमरी या नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, अगर वो स्कूल में जाकर के इंग्लिश सीख रहा है या संस्कृत सीख रहा है ना, तो उसे हम सेकेंडरी लैंग्वेज कह देते हैं। या फिर हो सकता है कि बच्चा जिस माहौल में पला बड़ा है उसकी जो नेटिव लैंग्वेज है या रीजनल लैंग्वेज वो इंग्लिश है ना। अब अमेरिका का बच्चा होगा तो उसकी नेटिव लैंग्वेज तो इंग्लिश ही होने वाली है, और सेकेंड लैंग्वेज उसके अगर वो हिंदी सीख रहा है इंडिया में आकर के तो वो उसके लिए सेकेंड लैंग्वेज हो जाती है ना। तो एक तरीके से डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेयर कि किस तरह के माहौल में किस भाषा के आसपास बच्चा रह रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। बस आपको ये समझ के रखना है कि नेटिव लैंग्वेज क्या है और सेकेंड लैंग्वेज में क्या चीज़ें आती हैं। लैंग्वेज लर्निंग, अब जैसे कि एक्विजिशन पढ़ा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने किए हैं। खैर लर्निंग के भी क्वेश्चन थे यहाँ पे, बट लर्निंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं। लर्निंग यानी कि जिसके लिए हमें एफर्ट करने पड़े, ग्रामेटिकल रूल्स भी पढ़ने पड़ते हैं उस लैंग्वेज को सीखने के लिए, वोकेबलरी भी इन्हेंस करनी पड़ती है, हर एक चीज़, और इसे ही सेकेंड लैंग्वेज कह देते हैं ना। वो कोई भी हो सकती है, सिर्फ इंग्लिश ही हो ऐसा कहना पॉसिबल नहीं है, वो कोई भी लैंग्वेज होगी, जैसे कि मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है। सो मूव करेंगे अगले की तरफ, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो। एक्सप्लिसिट नॉलेज, फोकस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, रिक्वायर्ड कॉन्शियस एफर्ट्स एंड डेलिबरेट, नॉट सुटेबल फॉर एवरी एज। मतलब हर उम्र में जाकर के आप कोई नई भाषा थोड़ी ना सीख सकते हो ना। और फॉर्मल सिचुएशंस होती हैं, सेकेंड लैंग्वेज कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट जो कि आपके सेकेंड लैंग्वेज से रिलेटेड है, ये आपको ऑप्शंस में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बना रहा है यहाँ पे भाई कि प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स दैस कैन इनकरेज सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे एडवोकेट स्पीकिंग एंड राइटिंग असाइनमेंट्स, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं,
बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं सेकेंड लैंग्वेज के प्रति। अगला क्या कह रहा है कि द सेकेंड लैंग्वेज शुड बी टॉट थ्रू यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज एज मच एज इट इज़ पॉसिबल, यानी कि जो भी हमारी सेकेंड लैंग्वेज कह लीजिए या उसी को हम टारगेट लैंग्वेज भी कहते हैं ना, जो भी हमारी टारगेट लैंग्वेज होगी उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ईजिली हम वो बच्चा उस चीज़ को सीख जाएगा। ठीक है, मतलब माहौल इंपॉर्टेंट होता है, आप एटमॉस्फेयर दीजिए बच्चा सीख जाएगा। ठीक है, अब प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू एनसीएफ। इंग्लिश कैसी है हमारी? इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज कहा गया है। हमारी जो एक तरीके से ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वहाँ पर भी इंग्लिश को एक ग्लोबल लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? ग्लोबल लैंग्वेज कहते हैं। लैंग्वेज स्किल्स की बात करेंगे तो लैंग्वेज स्किल्स कौन कौन सी होती हैं? तो लैंग्वेज स्किल्स हो जाती हैं आपकी LSRW। कौन सी होती हैं? LSRW होती है, जिसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। यानी कि इन्हें इसी सीक्वेंस में सीखते हैं पर इंटीग्रेटेड मैनर में। इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इसी सीक्वेंस में सीखेंगे बट इंटीग्रेटेड मैनर में। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने पहले सिर्फ लिसनिंग सीखी, स्पीकिंग उसको आई ही नहीं ना, रीडिंग उसको आई नहीं, राइटिंग उसको आई ही नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चा सीखता इसी सीक्वेंस में है। पहले वो सुनता है चीज़ों को, लेकिन सुनने के साथ साथ वो बोलना भी सीखता है। ठीक है, और जब वो बोलना शुरू करेगा तो वो लिखना भी सीखने लग जाता है। लिखने के साथ साथ पढ़ने के साथ साथ वो लिखना भी सीखता है। ठीक है, यानी कि सीक्वेंस में और एक इंटीग्रेटेड मैनर में इन लैंग्वेज को सीखते हैं ना। अब इन्हें 1 to 1 इस तरह से समझ लेते हैं। रिसेप्टिव या प्रोडक्टिव स्किल्स क्या होते हैं? ये जो होते हैं एक तरीके से मैनर में पैसिव होते हैं। रिसेप्टिव या प्रोडक्टिव स्किल्स, सो भाई लर्निंग एंड रीडिंग, learning or and reading are the receptive skills because learners do not need to produce language, they receive and understand। यानी कि जो आपके लर्निंग और रीडिंग होती है ना, ये क्या होता है? एक तरीके से आपके रिसेप्टिव स्किल्स में आते हैं। ठीक है, चीज़ों को आप यहाँ से रिसीव करते हो, बिकॉज ये किसी भी तरीके का प्रोडक्शन नहीं करते होते ना, यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ रिसीव करके चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्टिव कह लीजिए या फिर इसी को क्रिएटिव या एक्टिव स्किल्स भी कहते हैं। अब प्रोडक्टिव क्या होगा? जब आप कुछ प्रोडक्शन दे रहे होते हो ना, जैसे कि स्पीक करके, बोल के या लिख करके आप लोगों को समझाने या बताने की बात करोगे। ठीक है, तो उसे कहा जाता है प्रोडक्टिव स्किल्स। अब बात करते हैं लिसनिंग और स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इनको कुछ अलग अलग तरह से आपको देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ समझ लीजिएगा। लिसनिंग को एक तरीके से सिमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई? सिमेंटिक एस्पेक्ट कहते हैं। स्पीकिंग को फोनेटिक एस्पेक्ट कहते हैं। स्पीक करने पे बोलोगे आप, कुछ ना कुछ ध्वनि निकल के आएगी, कुछ साउंड निकलेगा आपके मुँह से, उसे कहा जाता है फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज। रीडिंग की बात करेंगे तो इसे फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट बोलते हैं। ठीक है, आप ग्राफिकली लिख करके चीज़ों को समझाते हो। राइटिंग की बात करेंगे सो ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज, जैसे स्पेशली हम ग्राफिक एस्पेक्ट कहते हैं, लिख करके आप चीज़ों को समझते हो। ठीक है, लिसनिंग स्किल्स क्या होती है? इट इज़ एन ओरल इनपुट। ये क्या होता है? लिसनिंग मतलब आप चीज़ों को सुनते हो ना अपने कानों से, मतलब कहीं पे बातचीत हो रही होती है, उसको सुन करके आप चीज़ों को सुन लेते हो, यानी कि अपने अंदर शामिल कर लेते हो। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इट इज़ एन ओरल इनपुट। भाई इनपुट ये तो ना, आप जो भी मान लीजिए कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर में हम कीबोर्ड से एंटर करते हैं, वो उसके लिए इनपुट का काम करता है। वैसे कोई बोल रहा है तो वो उसके शब्द मेरे लिए, हमारे लिए, आपके लिए क्या करेंगे भाई? इनपुट का काम करेंगे। इट इन्वॉल्व्स अ सेंडर। भाई जब भी हम इसकी बात करते हैं तो इसमें आपको एक सेंडर, एक मैसेज और रिसीवर की ज़रूरत होगी ना। एक मैसेज प्रॉपर होना चाहिए ना। मैसेज सेंडर क्या सेंड करेगा भाई? मैसेज को सेंड करेगा, और रिसीवर क्या रिसीव करेगा? मैसेज। तो ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। स्पीच, राइम, प्रोनाउंसिएशन ETC आर लर्न बाय द लिसनिंग टू द अप्रोप्रिएट मॉडल्स। और बच्चा जो है स्पीच हो, ठीक है, एक प्रॉपर स्पीच हो, राइमिंग हो, प्रोनाउंसिएशन हो, हर एक चीज़ सीखता है सुन करके अप्रोप्रिएट तरीके से, जब आप उसके सामने एक बढ़िया मॉडल प्रस्तुत करते हो ना। अभी बॉटम अप अप्रोच और टॉप अप अप्रोच, ये आपसे लैंग्वेज में पूछा जाता है। ठीक है, सो भाई होता क्या है ना कि बॉटम अप अप्रोच क्या होगा? ये काफ़ी बेहतर माना जाता है। ठीक है, पॉजिटिव मान के चल सकते हो। ठीक है, कैसे मानेंगे भाई? सॉरी, माफ़ करेंगे, बॉटम अप अप्रोच को आप निगेटिव, हल्का सा नेचर में ये निगेटिव होता है। ठीक है,
क्यों नेगेटिव होता है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं रोट लर्निंग को सपोर्ट कर रहा होता है ना, जबकि टॉपअप अप्रोच जो है ये पॉजिटिव होता है, नेचर में कम्प्लीटली पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये किसी भी लैंग्वेज को बच्चे के सामने कम्प्लीटली रखता है। ठीक है, टॉपअप अब क्या करता है, मतलब किसी भी लैंग्वेज को, जो भी टारगेट लैंग्वेज होगी बच्चे की, उसको एक कंप्लीट वे में रखता है। छोटा सा बच्चा होगा तो वो कभी भी ABCD उसको नहीं आ रही होती, वो हमेशा आपको क्या सुनाएगा भाई, वही वो उसे स्टोरी आती है, उसे पोएम्स आती हैं। ठीक है, वो आपको पोएम सुना देगा, बट वो आपको ABCD नहीं सुना पाता है। और यही सीक्वेंस होना चाहिए, पहले बच्चों को स्टोरी पोएम सुनाइए, फिर धीरे धीरे पैरा की तरफ आएंगे, फिर सेंटेंस, उसके बाद वर्ड और अल्फ़ाबेट्स, तब जा करके अल्फ़ाबेट्स सिखाओगे आप। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, तो ये पॉजिटिव है और टॉपअप अप्रोच मानते हैं। लेकिन अगर आपने बच्चे को बॉटम अप अप्रोच की से सिखाने की कोशिश करी, तो ये रोट लर्निंग पे कहीं ना कहीं फोकस्ड होता है, नेगेटिव होता है ना। पहले आप अल्फ़ाबेट रटाओगे, फिर वर्ड्स की तरफ, फिर सेंटेंस। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स, वर्ड, सेंटेंस, फिर पैरा, फिर स्टोरी की तरफ जाते हो, जो कि गलत है। ठीक है, गलत मीन्स टू से कि थोड़ा सा रोट लर्निंग की तरफ वो इशारा करता है, और ये इस तरह इसका सीक्वेंस होता है। तो ये चीज़ें समझ गए होंगे आप। मूव करेंगे नेक्स्ट की तरफ। और अगला क्या है भाई हमारा, ये टाइप ऑफ रीडिंग की बात करते हैं ना, तो रीडिंग जो है ये कुछ 4 तरह की होती है। एक लाउड रीडिंग होता है, एक साइलेंट रीडिंग, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। भाई लाउड मतलब जब बच्चा बढ़िया अच्छे से चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहा होता है उसे लाउड रीडिंग बोलेंगे। साइलेंट जब बच्चा मन में पढ़ना सीख जाता है। ठीक है, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव क्या होता है, तो इंटेंसिव इट मीन्स रीडिंग द टेक्स्ट in parts for detail, that is it is a detailed study for the text. It increases the active vocabulary, यानी कि जब बच्चा इंटेंस हो करके ना पढ़ रहा होता है, उसको हर एक छोटी से छोटी डिटेल फाइंड आउट करनी है कि भाई नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, एडजेक्टिव क्या है। ठीक है, और वो अपना वोकैब भी इंक्रीज करना चाहता है साथ में, मतलब प्रॉपर हर एक लाइन, हर एक पैरा में हर एक चीज़ क्लियर होती है, तो इसे ही इंटेंसिव रीडिंग कह देते हैं। ठीक है, और एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है, जब बच्चा मजे मजे के लिए पढ़ रहा होता है। ठीक है, इट मीन्स नॉन डिटेल्ड स्टडी। क्या बोलते हैं इसे, नॉन डिटेल्ड स्टडी द टेक्स्ट। इट इंक्रीजेस पैसिव वोकेबलरी एंड इट डेवलप्स इंटरेस्ट एंड प्लेजर, मतलब ये बच्चे में ओवरऑल इंटरेस्ट और प्लेजर के लिए पढ़ा जाता है। इट इज़ रिलेटेड टू स्किमिंग, और ये स्किमिंग से संबंधित होता है। स्किमिंग यानी कि लगभग वही चीज़ हो जाता है ना, कि जब आप सिर्फ एक डिटो लाइक ओवरऑल चीज़ें पढ़ रहे हो, तो फॉर एग्जांपल आपने कोई कहानी की, कोई स्टोरी की बुक पढ़ ली ना, तो इसका मतलब क्या है, अब उस स्टोरी से कोई वो थोड़ी ना आपको मिल रहा है, कोई यहाँ पे जानकारी थोड़ी ना लेने आए हो, आपको बस अच्छी लग रही है, मज़ा आ रही है उसको पढ़ने में, इस वजह से आप उसको पढ़ रहे होते हो। ठीक है, सब स्किल्स ऑफ रीडिंग। अब सब स्किल्स कौन कौन सी होती हैं, तो प्री वीविंग एंड प्रेडिक्टिंग। अब प्री वीविंग क्या हो जाता है भाई, एंड प्रेडिक्टिंग क्या है, राइटिंग स्किल। अच्छा, ये सब स्किल्स आपको रीडिंग की बताई गई, तो ये आप समझ गए होंगे है ना, जहाँ पे प्रेडिक्शन, आप चीज़ों को प्रेडिक्ट कर पाते हो। राइटिंग स्किल्स की बात करते हैं, तो इट इज़ अ स्किल विच एनेबल्स आ लर्नर टू ब्रेन स्टॉर्म आइडिया, ऑर्गेनाइज देम, ड्राफ्ट, एडिट एंड रिवाइज हर वर्क। इसे कहते हैं राइटिंग स्किल हो जाता है ना, जहाँ पे बच्चे को लिखते वक्त अपना दिमाग की घोड़े जो है ना वो दौड़ाने पड़ जाते हैं, जो भी आइडियाज़ मिल रहे हैं उसको कहीं से भी, उन हर एक चीज़ को एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करके लिखना, उसे हम राइटिंग स्किल्स बोल सकते हैं। सिंटैक्स क्या होता है, द ग्रामेटिकल अरेंजमेंट ऑफ अ वर्ड्स इन अ सेंटेंस एंड हाउ वी यूज़ स्पीच इन कम्युनिकेशन। उसे क्या कहते हैं, यानी कि कोई भी सेंटेंस आप लिख रहे हो ना, फॉर एग्जांपल ये जो डेफिनेशन ही लिखा है ना, हर एक चीज़ प्रॉपर जगह पे लिखी गई है ना, अगर मैं इधर उधर तो उसे जंबल सेंटेंस बोल देते हैं। ठीक है, तो यानी कि जब प्रॉपर कहाँ पे नाउन का इस्तेमाल करना है, कहाँ प्रोनाउन, कहाँ एडजेक्टिव, एक स्ट्रक्चरल वे में रखते हैं ना, तो इसे सिंटैक्स कहते हैं। अब फोनेटिक्स क्या होता है, व्हाट इज़ फोनेटिक्स, तो यहाँ पे मीन्स रिलेटिंग टू द साउंड ऑफ अ वर्ड। ठीक है, क्या होता है भाई, फोनेटिक्स क्या होते हैं, फोनेटिक्स जो होते हैं मीन्स रिलेटिंग टू द साउंड ऑफ द वर्ड्स, मतलब किसी भी शब्द को जब आप बोलते हो ना, तो जो उसका साउंड होता है उसे ही हम फोनेटिक कहते हैं, उसे ही क्या कह देते हैं भाई, फोनेटिक कह देते हैं। सीमेंटिक हमेशा ही मीनिंगफुल होता है। ठीक है, सेमेंटिक वर्ड कैसा होता है, इसमें जो भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो सारी ही मीनिंगफुल होती हैं। लेक्सिकल वर्ड्स द ऑर्डिनरी वर्ड्स विच आर इंडिपेंडेंट एंड हैव अ इंडिविजुअल मीन। ठीक है, ये ऐसे शब्द होते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, और इनका खुद का अपना इंडिविजुअल मीनिंग होता है। जैसे कि ग्रीन कह दिया ना, क्विक कह दिया, तो ये सारे हो जाते हैं। डिप्थंग्स क्या होते हैं, तो डबल वॉवल साउंड्स होते हैं। डबल वॉवल साउंड, जैसे कि क्वाइन में ओ आई आ रहा है, लाउड में ओ यू आ रहा है, ऑयल में
ओ आई आ रहा है तो इसे डिप्थंग्स बोल देते हैं। मोनोप्थंग्स क्या होते हैं, सिंगल वोवल साउंड्स होते हैं ना, जैसे कि आउल में ओ देख पा रहे हो, यहाँ पे ए देख पा रहे हैं आप। और होमोफोन्स क्या होते हैं, तो जैसे कि होमोफोन्स जिनका प्रोनाउंसिएशन तो एक होता है लेकिन इनकी स्पेलिंग्स अलग अलग होती है ना, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो सी, और सी इसे भी कहते हैं सन, इसे भी कहते हैं, इसे भी डिसीज़, इसे भी डिसीज़ बोलते हैं, बट दोनों की मीनिंग अलग अलग है, स्पेलिंग्स भी अलग अलग है, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है। होमोग्राफ्स मतलब इन्हें लिखते हैं एकदम एक जैसा ही ना, इसे हम पढ़ते हैं लेड, जो कि एक मेटल है, लेड इज़ अ मेटल, एंड लीड दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होगा यहाँ पे, ठीक है। स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंशिएट अलग तरीके से करते हैं और इनका मीनिंग भी अलग अलग हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे लेड कहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड लीड, मतलब किसी को डायरेक्शन देना। रोज़ और रोज़, रोज़ मतलब फ्लावर हो जाता है, रोज़ मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ, हाँ राइज़ की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाती है भाई, राइज़ की सेकेंड फॉर्म रोज़ हो जाती है ना, तो इस तरह से ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। होमोनिम्स क्या होते हैं, तो वर्ड विच आइडेंटिकल प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग, जैसे कि यहाँ पे इसे भी टू बोलेंगे, टू बोलेंगे, और इसे भी टू बोलते हैं ना, पर तीनों की स्पेलिंग्स अलग हैं, तीनों का अर्थ भी अलग है, तो इस तरह से इसे हम होमोनिम्स कह देते हैं। अब फोनीम्स को समझ लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। ये फोनीम्स एक तरह के साउंड होते हैं जो कि 44 है, अगर हम इनको नंबर में देखें तो ये कितने हैं, 44 साउंड्स हैं, जिसमें से 20 वॉवेल है और कॉन्सोनेंट 24 है। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, तो 24 कॉन्सोनेंट्स हैं, जैसे कि वॉवेल जो है आपके दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, एक होता है मोनोप्थंग्स, एक होता है मोनोप्थंग्स, दूसरा होता है डिप्थंग्स, ठीक है, मोनोप्थंग्स और डिप्थंग्स होता है। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे ना। पॉइंट्स क्या हैं, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन इंग्लिश इज़ अ सेकेंड लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात है। एंड मल्टीलिंगुअल कंट्री इंडिया, इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। अगर हम इंडिया की बात करते हैं ना, स्पेशली जहाँ पे बहुभाषावाद को यानी कि मल्टीलिंग्विज्म को एक तरीके से बढ़ावा दिया जाता है ना, और यहाँ पे इंग्लिश को एक ग्लोबल लैंग्वेज माना जाता है, और यहाँ से आपका क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है, तो इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे। अगला क्या कहता है भाई कि इंग्लिश इज़ द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एंड लैंग्वेज टू बी यूज्ड वाइल कम्युनिकेटिंग विद द स्टेट्स, यानी कि एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहा जाता है इंग्लिश को, ठीक है। और लैंग्वेज, इस लैंग्वेज का जो इस्तेमाल है कब किया जाएगा, कम्युनिकेशन के दौरान किया जाता है, जब आप किसी भी से बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सेशन आपका यहीं पे कंप्लीट होता है, और पीडीएफ्स वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आज रात 9 बजे हमारी लाइव सेशन रहेगी, रात 9 बजे, जहाँ पे हम सीडीपी की कंप्लीट थ्योरी को समझेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।